हेलो दोस्तों, एग्जाम बी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों सेबी ग्रेड ए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है। मैं आपको एक टाइम टेबल सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि कंपटीशन टफ होने वाला है। अगर आप शेड्यूल लेके पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली डे ऑन डे, वीक ऑन वीक अपनी प्रोग्रेस देख पाएंगे और रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे। कहाँ से आपको अच्छा कंटेंट मिल सकता है, किस तरीके से आप मॉक टेस्ट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और मेरा फोकस रहने वाला है पेपर 2 पे। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो में मैं डिटेल सैलरी, बेनिफिट्स, पर्क्स के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। मैंने दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज आप इसको जाके देखिए। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे चैनल पे सीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लाइक मिस्टर प्रशांत शरण, जो सेबी के होल टाइम मेंबर रहे हैं, विच इज द पोजीशन नेक्स्ट टू द चेयरमैन। आप उस वीडियो को भी देखिए, आपको समझ में आएगा सेबी क्यों एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके की एक्सपर्ट गाइडेंस वो आपको केवल और केवल एग्जाम बी पर ही मिलती है। लास्ट ईयर की सेकंड टॉपर शांतना पांडा का वीडियो आप देख सकते हैं गाइडेंस के लिए, और रिसेंटली हमने मिस्टर आशुतोष के साथ लाइव सेशन किया था। इन वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, लेकिन आपको देखिए टाइम देना पड़ेगा। दीज विल बी रियली हेल्पफुल। एक्सपर्ट्स और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स से आप सुन रहे हैं। अगर आप रिसर्च स्ट्रीम के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कीजिए। आप 2 स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तभी भी आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। पहला है क्यूआरई। क्यूआरई की प्रिपरेशन डिफरेंट होती है। इसमें आपको स्पीड, एक्यूरेसी चाहिए, एक बार आपके कॉन्सेप्ट बन गए तो। और क्यूआरई की प्रिपरेशन आपको बहुत सारे एग्जाम में कॉमन काम आती है। अब जो पेपर 2 है, जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, देखिए क्यूआरई आपको चाहिए ही चाहिए, बिना क्यूआरई के आप नहीं एग्जाम निकाल पाएंगे। लेकिन क्यूआरई अच्छा होने के बाद भी अगर आप पेपर 2 में स्ट्रांग नहीं है तो सेबी क्लियर नहीं होगा। यहाँ पेपर 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक है स्टैटिक पार्ट, थ्योरी डिस्कस करना है आपको, थ्योरी समझना है आपको। दूसरा जो डायनेमिक पार्ट है पेपर 2 का, एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन बिना थ्योरी समझे आपको डायनेमिक में क्या चल रहा है वो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। इसको आप जीए के साथ में तैयारी करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं अगर मेरे पास 3 महीने का टाइम है एग्जाम से पहले, 1 महीना में ये कर लूं और 1 महीना में फिर स्टैटिक पढ़ूंगा और फिर 1 महीना में डायनेमिक और जीए करूंगा, तो ये एकदम बकवास स्ट्रेटजी है। साइमल्टेनियसली तैयारी करनी है आपको, नहीं तो जब तक आप यहाँ पहुंचेंगे ये चीज आपकी जा चुकी होगी। बात करते हैं टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए। उससे पहले एक क्विकली एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। पेपर 1 आपको जनरल अवेयरनेस है, उसमें फोकस रहेगा आपको फाइनेंशियल सेक्टर पे, और उसके अलावा आपका क्यूआरई है, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जनरल स्ट्रीम की। पेपर 2 में आपको जनरल स्ट्रीम के ये 6 टॉपिक हैं: कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। एक एक पे बात करेंगे। ये भी 100 मार्क्स का है, ये भी 100 मार्क्स का है। टाइम की कमी आपको थोड़ा यहाँ पर पड़ेगी क्योंकि क्यूआरई करना है। इसमें आपको 40 मिनट्स में आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि आपको कैलकुलेशन तो करनी नहीं होंगी। यहाँ पर आपको 30% कट ऑफ है, यहाँ आपको 40% कट ऑफ है। ये अगर आप क्लियर कर लेंगे, उसके अलावा एग्रीगेट कट ऑफ यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, नहीं तो ये 30 और ये 40 के टोटल 40 नहीं बनेगा। टोटल कट ऑफ आपका 40 अगर आ जाएगा तो आप फेज 2 एग्जाम लिख पाएंगे। और ऑफ कोर्स इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। फेज 1 के जो मार्क्स हैं वो केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए काम आएंगे। फाइनल सिलेक्शन फेज 2 के बेसिस पे होगा। 15% आएगा इंटरव्यू का वेटेज। फेज 2 एग्जाम, उसमें भी आपको जो पेपर 2 है वही 6 टॉपिक हैं जो आपके पेपर 1 में थे। 100 मार्क्स का है। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ये आपका पेपर 1 होगा। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपका 1/3 रहेगा, 2/3 रहेगा पेपर 2। पेपर 2 आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल सिलेक्शन के लिए। कट ऑफ यहाँ पे लिखिए 30%, 40%, लेकिन आपको मालूम है कि अगर ज्यादा लोग कट ऑफ निकाल लेंगे तो वैकेंसी थोड़ा ना बढ़ाने वाले हैं। यहाँ मेरिट में आगे आना है जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। इंटरव्यू का वेटेज क्योंकि 15% है, तो जो फेज 2 निकालेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और अगर आप मल्टीपल स्ट्रीम के लिए अप्लाई करेंगे तो पेपर 2 आपका अलग अलग शिफ्ट में होगा, वो आपको अलग से दिया जाएगा। पेपर 1 आपको एक ही साथ करना है, वो आपका काउंट हो जाएगा मल्टीपल स्ट्रीम के लिए। ऑफ कोर्स पेपर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। जहां भी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं आपको नेगेटिव मार्किंग है। और केवल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आपको देखिए
डिस्क्रिप्टिव बाकी सब एमसीक्यू बेस्ड है। जितनी वैकेंसीज हैं उससे 3 गुना अधिक लोगों को मेरिट के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप एग्जाम हिंदी में और इंग्लिश में दे सकते हैं। ऑफ कोर्स जो इंग्लिश का पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव वाला भी, वो तो इंग्लिश में ही होगा। अब हम बात करते हैं क्या टाइम टेबल मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप दिन में करीब 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, अगर आपके पास 10 घंटे तो इसको डबल कर लीजिए, और अगर आपके पास 2.5 घंटा ही है एवरेज तो आप इसको आधा कर लीजिएगा। मैंने लिखा है इंडिकेटिव टाइम टेबल, डिपेंडिंग ऑन आपकी किस सब्जेक्ट में कितनी ग्रिप है, आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, क्या एग्जाम आपने पहले निकाले हुए हैं, उसके हिसाब से भी आप इनको प्लस माइनस कर लीजिए। क्यूआरई के बगैर ये एग्जाम निकलेगा नहीं। आप स्टडी कीजिए, फंडामेंटल्स आपको क्यूआरई में भी आने चाहिए और इसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ अगर आपने 1.5 आवर प्रैक्टिस करी, एस में लिख रहा हूँ स्टडी और पी लिख रहा हूँ प्रैक्टिस। 1.5 आवर स्टडी, 1 आवर प्रैक्टिस ऑन ट्यूसडे। यहाँ पे रीजनिंग के लिए 1.5 आवर स्टडी, अगले दिन वेडनेसडे में मैंने बोला 1 आवर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सेम इंग्लिश के लिए बोला 1 आवर स्टडी ऑन ट्यूसडे, तो वेडनेसडे में हाफ एन आवर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश की प्रैक्टिस में टाइम कम लगेगा आपको। जब प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद अपने आंसर्स देखना, करेक्ट सॉल्यूशन देखना, क्या मिस्टेक करी है एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर से क्वांट स्टडी कर रहे हैं, रीजनिंग और इंग्लिश भी स्टडी कर रहे हैं और इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यूआरई में बहुत जरूरी ये है कि क्या आपको स्किप करना है और क्या आपको पिक करने हैं। क्वेश्चंस का सिलेक्शन यहाँ आर्ट है और ये प्रैक्टिस से आती है आपको। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कौन सी बॉल छोड़नी है, बाउंसर है तो छोड़ देनी है, और कौन सी बॉल पे चौका लगा देना है। इजी क्वेश्चन आता है तो कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ होएगा, लेकिन वो आपको पता कैसे लगेगा, वो आपको पता लगेगा प्रैक्टिस से। आपको सारा नॉलेज होना जरूरी नहीं है। तो ये स्पीड और एक्यूरेसी जो आएगी वो आपको आइडेंटिफाई करेगी कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरिया हैं, और प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। आपको डिटेल्स के लिए ये वीडियो करण सर ने डाला हुआ है क्वांटिटेटिव सेक्शन पे, उसके अलावा भी बहुत सारी वीडियो हैं, जैसा मैंने बोला लिंक आपको दिए हुए हैं। अरुणिमा मैम ने डिस्कशन किया हुआ है कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करें। डिटेल्स के लिए क्यूआरई का इन वीडियोस को आप देखिए। अब मैं बात करता हूँ पेपर 2 की, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। हफ्ते में 2 घंटा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इनके बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे, फिर डिटेल आपको देखनी है। ये सेशन हमने किया था, आप प्लीज इसको कंप्लीट देखिए, समझिए अकाउंटिंग कैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताती है। देखिए जब आप सेबी में ऑफिसर बनेंगे, आपको कंपनीज की बैलेंस शीट, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने पड़ेंगे, ये देखने के लिए कि ये काम ठीक कर रहे हैं क्या, ये गड़बड़ी कर रहे हैं, कौन सी कंपनी कहाँ पैसा डाल रही है। तो आपको अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम समझ में आना चाहिए। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सपोज कोई 90 डेज से मुझे पेमेंट नहीं आई है, कहीं से आनी थी, तो क्या मैं उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं? बैंकों में उसको एनपीए बोलते हैं 90 दिन बाद। तो इसी तरीके से ओल्ड इन्वेंटरी है, अब आप दिखा रहे हैं आपका एसेट है। अगर सपोज एक फोन कंपनी है जिसके पास 3 साल पुराना फोन इन्वेंटरी में पड़ा है, कौन लेने वाला है उसको? वो फोन तो मालूम पड़ रहा है आउटडेटेड है मार्केट में। और कई बार कंपनियां ज्यादा डेप्रिसिएशन बुक करती हैं। इस तरीके की टेक्निक आपको समझनी पड़ेंगे जब आप ये अकाउंटिंग मेथड पढ़ रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये समझने हैं आपको, और इनकी एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, सिंपल रेशियो जैसे लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, वो समझने हैं आपको। जो चीजें रिसेंट में हो रही हैं जैसे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग बोनस शेयर, राइट शेयर, मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी आपको लिंक शेयर करता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज में राइट्स इश्यूज वाला। अभी रिलायंस कंप्लीटली डेट फ्री हो गई है, बहुत बड़ी हेडलाइन थी, राइट? आप मिस नहीं कर सकते उसको। यहाँ पर आपको पहले पता होना चाहिए राइट शेयर होते क्या हैं, और प्रैक्टिकली वो न्यूज में आ रहे हैं तो आपको उसके इम्प्लीकेशंस भी समझ में आ जाएंगे। इसी तरीके से एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, बाई बैक क्यों करते हैं कंपनी शेयर्स का, इसके इम्प्लीकेशन समझिएगा, क्योंकि उसमें आपके एमसीक्यूज बनते हैं। डिटेल्ड वीडियो देखना मत भूलिए अगर आपको सही में एग्जाम निकालना है। मैनेजमेंट में मैनेजमेंट होता क्या है, लीडरशिप क्या है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक है सारे। मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी थ्योरी किसने दी, किस थ्योरीज के क्या क्रिटिसिज्म है। अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं मोटिवेशन थ्योरीज पे और लीडरशिप थ्योरीज पे। कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल कम्युनिकेशन। प्राची मैम ने, जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है फाइनेंस और मैनेजमेंट पे, काफी सारे वीडियो बनाए हैं, जिसे इस वीडियो में वो बता रही हैं कि रोल क्या है मैनेजर का। तो अगर आप ये वीडियो को देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ आप समझेंगे और
किस तरीके के एमसीक्यूज बनते हैं वो आपको समझ में आएंगे। लीडरशिप स्टाइल्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैनेजमेंट, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल आप एग्जांपल के साथ समझिए। एमसीक्यू जरूर कीजिए, थ्योरी पढ़ने में मजा बहुत आएगा लेकिन एग्जाम में सारा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आपने इसमें एमसीक्यूज नहीं किए हुए हैं। तो ये वीडियोज के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मैंने सब में आपको 2-2 घंटे का टाइम अलॉट किया है। मैनेजमेंट, फाइनेंस 2 आवर्स, आप वीक को डिवाइड कीजिए कि अगर आपको मन करता है मैनेजमेंट मुझे मंडे पढ़ना चाहिए और फाइनेंस जो है मुझे वेडनेसडे पढ़ना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, एस स्टैंड्स फॉर स्टडी एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में टाइम देना बहुत जरूरी है। फाइनेंस में कोई टॉपिक्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट, रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, आप सेबी में अप्लाई कर रहे हैं और सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, स्पेशली इक्विटी और बॉन्ड को आप ज्यादा डिटेल में पढ़िएगा। सेबी का उसमें बहुत ज्यादा रेगुलेशन है। मनी और फॉरेक्स में आरबीआई ज्यादा रोल प्ले करता है, फंडामेंटल समझ में आने चाहिए, लेकिन बॉन्ड और इक्विटी को आपको डिटेल में जाइएगा। फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट जो चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी रिलायंस राइट इशू का, ये रिसेंट डेवलपमेंट है, रिलेटेड है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 500 बिलियन क्रॉस कर गया, ये वीडियो भी आप देखिए कितना फॉरेक्स रिजर्व सही है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है बिमल जलान कमेटी का रिजर्व ट्रांसफर करने का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर करता है। 4 टाइप के डेरिवेटिव नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप्स। अब इसमें ऑप्शंस नहीं लिखा है, तो आपको ऑप्शंस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो सरप्राइज मत होना, ऑप्शन तो सिलेबस में लिखा नहीं था। जब भी डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शंस भी पढ़ना पड़ेगा। रिसेंट डेवलपमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में आता हूँ उस पर। फाइनेंशियल इंक्लूजन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है सेबी के लिए, बेसिक समझ लीजिए आप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम आजकल खूब डिस्कशन में चल रहे हैं, स्पेशली इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, बट नॉट लाइक योर यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, समझ में आएगा आपको। सेम इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन वाला टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स में भी कवर्ड है, तो उतना काफी है। ये एक नया टॉपिक है बहुत सारे लोगों के लिए। कॉस्टिंग का भी ऑब्जेक्टिव आपको यही है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझनी है आपको। किस तरीके से फीफो, लीफो के जो मेथड होते हैं वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर जाते हैं। सेम परफॉर्मेंस होने के बाद भी अकाउंटिंग का जो मेथड होता है वो फाइनेंशियल्स को चेंज कर देता है, वो समझना है। और उसके अलावा जो मैनेजमेंट है इसमें, अब जीआईटी, काइजन कॉस्टिंग, 5S, टीपीएम, 6 सिग्मा, ये सब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी हैं। कैसे इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। जब आप ये पढ़ेंगे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, लेकिन बार बार बोलूंगा एमसीक्यू जरूर करना, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे नेहा मैम ने एक क्लास की थी, सिमिलरली बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग पे, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे लोग नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं। हमारे यहाँ पे जो फैकल्टी आप देखिए, जैसे नेहा मैम फ्रॉम एसआरसीसी, एमबीए किया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, नेट क्वालिफाइड हैं, एक्सपर्ट हैं वो फाइनेंस और अकाउंट्स की। इससे पहले मैंने आपको प्राची मैम के बारे में बताया था, प्राची मैम ने कंपनीज एक्ट की क्लास भी ली हुई है। ये वीडियो देखेंगे आपको काफी डीप में अंडरस्टैंडिंग आएगी। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका फोकस क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में। एमसीक्यू की ब्यूटी ये है कि अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं तो यू आर ए विनर। सिमिलरली इकोनॉमिक्स लिखा तो बहुत कुछ है सिलेबस में, डिमांड सप्लाई बेसिक हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, क्लासिकल एंड कीनजियन अप्रोच, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ISLM फंक्शन, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व। बट मैं ये बोलूंगा बहुत बेसिक रखिएगा, इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, थ्योरी में बहुत डीप नहीं जाना है, बेसिक समझ लीजिए। अदरवाइज एक एक टॉपिक को अगर आप बुक से पढ़ने लगेंगे तो शायद ये इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते ही आपका सेबी एग्जाम की डेट आ जाएगी। सेम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, NBFCs, और हमारे यहाँ पे हमने काफी सारे टॉपिक्स बनाए हुए हैं, रिसेंट कवरेज भी की है इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक्स पे। एक्सपर्ट फैकल्टी हैं डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, हु इज PhD इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। आप ये वीडियोस देखिए, GDP बेस ईयर रिवीजन रिसेंट डिस्कशन में है, और इससे आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, GDP GNP में अंतर समझ में आएगा आपको। इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी में, इसका मतलब क्या होता है। इस तरीके के जो डिस्कशंस हैं इनमें आपको जो थ्योरी है वो तो कवर होंगी, लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट चल रहे हैं, इसलिए मैंने GA और डायनेमिक को यहाँ रखा है और इसके लिए डेली 1 आवर स्टडी टाइम रखा है।
मेरा पॉइंट एकदम क्लियर है, अगर आप डायनेमिक टॉपिक पे पकड़ रखेंगे तो ये जो आपने थ्योरी में पढ़ा है ये साथ साथ रिवाइज भी होता जाएगा। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे एनालिसिस, डायनेमिक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ बुक में अगर आप टाइम दे रहे हैं तो बहुत लिमिटेड टाइम दीजिए, बहुत सिलेक्टिव पढ़नी होंगी आपको। वो जो करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड फाइनेंशियल मार्केट, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, कोविड रिलेटेड पैकेज गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, न्यूज आती रहती है कि अभी फिस्कल डेफिसिट इतना % बढ़ गया है, आईएमएफ बोलता है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगा 4.5%। ये सारी चीजों के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के बुक्स, ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज, कैपिटल करेंसी, नेशनल पार्क, ये जो आते रहते हैं ये भी न्यूज में, ये भी आपको करने हैं। अगर आपको एक सोर्स इसके लिए चाहिए तो मैं बोलूंगा बीपीडिया, हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ। इन वीडियोस को अगर आप देखेंगे, जनरल अवेयरनेस फॉर सेबी आरबीआई, इसमें हम रेगुलरली ये कवर करते रहते हैं, लेकिन पढ़ना तो देखो दोस्तों आपको पड़ेगा। मैं आपको लास्ट ईयर की एनालिसिस दिखा रहा हूं, तो जीए में आपका नॉन फाइनेंशियल सेक्शन ज्यादा था लास्ट ईयर। सेबी का जो एग्जाम हुआ था 2018 में हुआ था, 19 में नहीं हुआ है क्योंकि 18 के एंड में हुआ था ये एग्जाम, और फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड कम था। अगर इसको आप फिर से ब्रेकअप करते हैं कि नॉन फाइनेंशियल में क्या था, तो आपके पास सभी चीजें, स्टैटिक जीके, अवार्ड, समिट्स, स्पोर्ट्स, रिपोर्ट इंडाइसेस, कमेटीज हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, थीम्स हैं, और ये सभी चीजें थी। और अगर हम फाइनेंशियल साइड में देखें कि जनरल अवेयरनेस में क्या था, तो आपका जो बजट है, फाइनेंशियल डेटा है, कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे रिलायंस या फेसबुक, क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, छोटी छोटी कंपनीज के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा। तो अब अगर हम समराइज करें, मैं आपको 2 घंटा वीक में पढ़ने को बोल रहा हूँ, ये 6 के 6 टॉपिक 33 आवर से वीक का बताया है, जिसमें आपको 27 आवर्स स्टडी करने को, 7 आवर्स में आपको प्रैक्टिस करने को बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, ये एक इंडिकेटिव टाइम टेबल है, आप अपने टेस्ट स्कोर के हिसाब से इसको चेंज कीजिए, और आपका टेस्ट स्कोर डिपेंड करेगा आपकी तैयारी कितनी है डिफरेंट सेक्शंस पे, और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड भी उसमें मैटर करता है। स्टडीज के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और सारे सेक्शंस को साथ में पढ़ाई करनी है। पहले 15 दिन क्वांट और उसके बाद रीजनिंग, ऐसे करेंगे तो एग्जाम टाइम तक जो पहले पढ़ा होगा वो सब आप भूल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है पेपर 2 के लिए, वो हम देख रहे हैं लास्ट टाइम के एनालिसिस से। अगर आप लास्ट टाइम देखेंगे आपको बहुत बार लगेगा कि सिक्योरिटीज मार्केट लास्ट टाइम था, इस बार तो नहीं है, लेकिन ये गलत है, ऐसा एनालिसिस गलत है। मैं आपको बताता हूँ, आगे पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको कि क्यों वो अभी भी रेलिवेंट है लास्ट टाइम का। फेज 1 में, क्योंकि फेज 1 में भी सिक्योरिटीज मार्केट था, 20% वेटेज था, और फेज 2 में था 33% वेटेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटीज लॉ, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, डेरिवेटिव, करंट अफेयर्स रिलेटेड, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी और अदर्स थे। और क्योंकि पिछली बार एफएम और ईएसआई भी था, देखिए इस बार भी फाइनेंस है आपको, इकोनॉमिक्स है आपको, उसमें भी आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जैसे कैपिटल मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, करंट अफेयर्स, इधर लीडरशिप, मैनेजमेंट बेसिक्स, मोटिवेशन और एचआरडी। हम मैनेजमेंट में टॉपिक की बात कर ही रहे थे। ईएसआई की बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम, रिपोर्ट इंडाइसिस, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो पेपर 1 में 100 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, 1 मार्क्स का, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। और पेपर 2 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 क्वेश्चन, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, तो टोटल 100 मार्क का होगा। क्योंकि यहाँ पे पेपर 2 में हम देख रहे हैं कि केवल आपके पास 40 मिनट हैं। तो लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस को देखते हुए हमें लगता है यहाँ 50 क्वेश्चंस होंगे। नोटिफिकेशन में तो अभी क्वेश्चन मेंशन किए नहीं हैं। 2018 में जो हुआ था फेज 1 200 मार्क्स का था, 120 मिनट 2 घंटे का, जबकि इस बार पेपर 1 100 मार्क्स का है, आधा टाइम हो गया पिछले बार से, तो हम आधे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फेज 2 की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो था एसएम पेपर 100 मार्क्स 40 मिनट्स, और उसमें आपको 50 क्वेश्चन थे, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर 2 40 मिनट का है, तो इसमें भी आप 50 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर से इस साल का ट्रांजिशन, पेज 1 क्यूआरई अभी भी है, जनरल अवेयरनेस अभी भी है, सिक्योरिटीज मार्केट की जगह आपके पास पेपर 2 है। लास्ट टाइम के मुकाबले क्यूआरई अभी कम इंपॉर्टेंट हो गया है, पेपर 2 आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, 50% वेटेज रख रहा है। यही पेपर 2 आपको 2/3 वेटेज रख रहा है फेज 2 में, और फेज 2 में बाकी 1/3 वेटेज हो गया आपका इंग्लिश राइटिंग स्किल का। इंग्लिश राइटिंग पिछली बार भी 1/3 था। सिक्योरिटीज मार्केट, ईएसआईएन, एफएम मिला के
बाकी 67 था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप फाइनेंस, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स, ये सारे आपके यहाँ पे हैं, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऐड क्या हो गया है, कॉस्टिंग। कंपनीज एक्ट एक्चुअली मैं बोलूंगा नहीं कि ऐड हुआ, कि कंपनीज एक्ट के सेक्शंस ना सिक्योरिटीज मार्केट में पिछली बार भी थे। कॉमर्स एंड अकाउंट्स का कुछ पोर्शन ऐड हुआ है, इसलिए पिछले बार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्टीमेटली याद रखिए ये एक IBPS एग्जाम है। हम जान रहे हैं IBPS का पेपर का स्टाइल क्या रहता है, उनके लोग किस टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं। उस नॉलेज को, उस वैल्यू को अपने काम में लाइए और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जरूर देखिए। सोर्स मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, इतना बड़ा टाइम टेबल बना दिया, एक चीज तो बात करना रह गया, क्या है वो? वी हैव मिस्ड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। वो तो टाइम टेबल में लिखा ही नहीं। और ये 1/3 के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, एक्चुअली 1/5 अगर आपको थोड़ा भी इंग्लिश राइटिंग में पकड़ है। करंट अफेयर्स की उसमें आपको टॉपिक्स की कवर खूब हो जाएगी, आपको बस इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए। और लेकिन ये होती मुश्किल है, लगता है बहुत आसान है, जब लिखने बैठो तो अपनी गलतियां पता लगती हैं कि मैं कितनी टाइप की गलती करता हूँ इंग्लिश लिखने में। अरुणिमा मैम ने ये वीडियो बनाए हुए हैं, प्लीज आप इन वीडियोस को देखिए, आप रियलाइज करेंगे और आप देखेंगे तो आप बहुत फास्ट इंप्रूव करेंगे। यहाँ पर जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ ये मैं भी बाकी फैकल्टीज के हेल्प से दे रहा हूँ, उनकी एक्सपर्टाइज है डिफरेंट टॉपिक्स पे। एग्जाम में आपको कोर्स की इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इसलिए मिल पाती है कि अलग अलग सब्जेक्ट, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग हो या फाइनेंस, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, तो पेपर 2 पे फोकस डालते हुए अब मैं जो एक्सपर्ट्स से मैंने डिस्कस करके कुछ और पॉइंट्स आपके लिए नोट डाउन किए हैं। ये जान रहे हैं हम 6 सब्जेक्ट हैं। कंपनीज एक्ट आपसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें वो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं जो सेबी से रिलेटेड हैं। इसके बाद कैपिटल मार्केट, वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और ये कॉमन है फाइनेंस एंड कंपनी एक्ट का और कॉमर्स एंड अकाउंटिंग सिलेबस का। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस समय देश की इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है, फिस्कल सिचुएशन टाइट है। और एनबीएफसी के बारे में आपको जानना होगा, क्योंकि एनबीएफसी की हालत अच्छी नहीं है मार्केट में। कॉस्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा समझने हैं रादर देन न्यूमेरिकल्स। अब आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि आपको कई लोग सलाह देंगे और आप बनने लगेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, और जो हैं ऑलरेडी उनके लिए भी ये वार्निंग है। हमें एग्जाम के बाद काफी लोग मिलेंगे कि मैंने ऐसी गलती करी है, और हमें हर साल मिलते हैं, हम उनके एक्सपीरियंस से ही बता रहे हैं। क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो वैसा रहता है जो रिलेटेड टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। जो लोग आपको डरा रहे हैं, अनइंटेंशनली मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं है। अगर आपको सुनना है तो आशुतोष को सुनिए, हु हैज क्लियर्ड एग्जाम लास्ट ईयर, वो भी इंजीनियर हैं। और सिक्योरिटी मार्केट एनालिसिस उनके लिए भी उतना ही नया था लास्ट ईयर जब हम बात कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस सेक्शन के, उस टॉपिक के एक्सपर्ट हैं, वो बोलेंगे आप इन सेक्शंस को बाय हार्ट याद कर लो, कंपनीज एक्ट में क्या सेक्शन कहाँ अप्लाई होता है याद कर लो। और अकाउंटेंट आपको बताएगा कि अकाउंटिंग एंट्री समझ लो, क्योंकि उन्हें वही सिखाया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट प्रोफेशनल सेबी में आप जा रहे हैं, मैनेजमेंट कैडर में, उनको अकाउंट बनाने, मैं अपनी बात करूं बिकॉज मैंने काफी टाइम काम किया हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में, आरबीआई में, यस बैंक में, तो मुझे अकाउंट्स बनाने आज भी नहीं आते हैं। लेकिन मैं अकाउंट्स को इतने अच्छे से पढ़ सकता हूं कि कई सीए शायद ना पढ़ पाए। आप ध्यान रखिए कि आपका फोकस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स को समझना है और न्यूमेरिकल्स को बेसिक लेवल पे समझना है जो एग्जाम में आ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन अननेसेसरी स्पेशलाइजेशन में कहीं भी नहीं जाना है। जब भी आप डाउट में हो तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी है पेपर 2 की तैयारी के लिए, जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या सेबी के लिए यूजफुल है तो किस तरीके से सेबी के लिए यूजफुल है। सेबी बीइंग द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो डिसीजन आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम अकाउंट्स एंड कॉमर्स की बात करते हैं तो जैसे बोनस शेयर, राइट शेयर, बाईबैक सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब रिसेंट डिस्कशन में आते भी हैं। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे क्या पढ़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ें। सच्चाई तो यह है कि कोई भी इसके लिए श्योर नहीं है, और सेबी ने जो भी बच्चों ने पूछा उनको जवाब भी नहीं दिया, कोई भी नहीं देता है, क्योंकि कहाँ तक सिलेबस का क्लैरिफिकेशन कोई देगा। मैं इसी चीज को रिपीट करूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, आपको स्टैंडर्ड याद नहीं करने हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ लीजिए, उनके प्रिंसिपल समझ लीजिए
और ये कंफ्यूजन क्रिएट होता ही इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को ज्यादा नॉलेज है अकाउंट्स के बारे में, वो बोलेंगे आपको कि अब तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी भी कंप्लीटली फेस्ड आउट नहीं हुए हैं और आरबीआई बैंकों को एक्सटेंशन दिया हुआ है। और सिलेबस अगर आप देखेंगे वो अभी भी मेंशन कर रहा है डेप्रिसिएशन के बारे में, लेकिन डेप्रिसिएशन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो सेपरेटली कवर ही नहीं किया गया है। रेगुलेटर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए, वो आपका रोल होने वाला है। उस पर्सपेक्टिव से आपको डेप्रिसिएशन समझना है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन समझना है, स्टडी करने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई बहुत अलग थोड़ी ना है। अपना फोकस रखिए कॉन्सेप्ट समझने पे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी। अगर आपके पास फिर टाइम बचता है तो आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उतना टाइम बचने वाला नहीं है। मैनेजमेंट में आप फोकस रखिए, मैनेजमेंट बेसिक्स, लीडरशिप, मोटिवेशन। मैंने आपको बताया पढ़ने में बहुत मजा आएगा, लेकिन एमसीक्यू जरूर करना। फाइनेंस में सेबी पे, फाइनेंशियल मार्केट पे, डेरिवेटिव्स पे, डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, एनबीएफसी सेक्टर में क्या हो रहा है। लेकिन आरबीआई के रेगुलेशन में जरूरत से ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। सेबी के एंगल से आप तैयारी कर रहे हैं, मार्केट की नॉलेज रखिए। आरबीआई की ब्रॉड गाइडलाइंस पता होनी चाहिए आपको, माइक्रो गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है। कॉस्टिंग में जो हमारी समझ है उसके हिसाब से ये एक तरीके से अकाउंटिंग का एक्सटेंशन है, क्योंकि जो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज हैं अकाउंटिंग और फाइनेंस स्टेटमेंट से रिलेटेड, उनको समझने के लिए कॉस्टिंग अलग से एक टॉपिक रखा है। कैसे कंपनी बजट करती हैं कॉस्ट के लिए और कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक करती हैं। यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए कॉस्ट पे, ब्रेक इवन पे। कंपनी के स्टैंडर्ड कॉस्ट है उससे वेरिएशन कितना होता है और क्या बजटिंग है। और ये लीन सिस्टम्स जो सिलेबस में दिए हुए हैं, जस्ट इन टाइम, सिक्स सिग्मा, इनको आपको समझना है। और न्यूमेरिकल्स में खोना नहीं है, ये ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल के चक्कर में पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं। कंपनीज एक्ट दिया बहुत कम है, लेकिन इसमें से आपको आने वाला बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। कंपनीज एक्ट बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनी एंड उनके डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कंपनी का डिसोल्यूशन कैसे होता है। तो इसका पर्पस क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ गुड बिहेवियर एंड बिजनेस ऑनेस्टी इन कंपनी प्रमोशन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए कंपनी में, कंपनी का जो मैनेजमेंट है कैसे ज्यादा अकाउंटेबल हो अपने काम के लिए, इकोनॉमी का ग्रोथ हो, बिजनेस को एनकरेजमेंट मिले, और ओवरऑल डूइंग बिजनेस इन इंडिया इजी हो, और स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट उसमें कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके। अब स्टेक होल्डर्स को शेयर होल्डर नहीं समझना है। सेबी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेबी का प्रीएम्बल क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है कंपनी में, एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी का जो पूरा रेगुलेशन है वो कंपनीज एक्ट पे बना हुआ है, क्योंकि कंपनीज एक्ट बात करता है गुड गवर्नेंस करने की। स्पेशली बात कर रहे हैं सेबी के केस में लिस्टेड कंपनीज की। तो जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट हैं अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द मार्केट, उनको प्रोटेक्ट करना सेबी का काम है, और सेबी को वो पावर मिल रही है कंपनीज एक्ट से। पर आप देखेंगे जो चैप्टर्स नोटिफिकेशन में दिए हैं कंपनीज एक्ट के, सेबी के, ये सारे रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड रेजिंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स और एंश्योरिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैसे चैप्टर 3 क्या है, प्रोस्पेक्ट एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, कैसे सिक्योरिटी अलॉट की जाए, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट बनता है, क्या डिटेलिंग उसमें होनी चाहिए। चैप्टर 4 बात कर रहा है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स पे। चैप्टर 8 है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बेसिकली रेजिंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड गिविंग रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स, इसी की बात हो रही है इन सारे चैप्टर्स में। और चैप्टर 10 है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, 11 है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स, 12th है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। ये सारी बातें हो गई गुड गवर्नेंस की। और चैप्टर 27 जो है एनसीएलटी एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, काफी सारे न्यूज भी इस समय चल रहे हैं इस पे। लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंपनीज, आपको देखने में लगेगा कंपनीज एक्ट तो बहुत कम है सिलेबस में, लेकिन इससे बहुत ज्यादा आने वाला है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप सोचेंगे कैसे तैयारी करनी है फिर मुझे कंपनीज एक्ट पे, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड टर्म्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम, लाइक हाउ इज राइट इशू डिफरेंट फ्रॉम बोनस इशू, हाउ इज प्रेफरेंस शेयर डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी शेयर। अगर आप कोई चीजों को आसान शब्दों में नहीं समझा सकते ना, तो इसका मतलब आपने वो ठीक से समझा नहीं है। देख लो कौन टीचर आपको आसान शब्दों में समझा सकता है। क्या आप दूसरे को समझा सकते हो? फंडामेंटल पे ध्यान दीजिए। हर साल के जैसे
मैक्सिमम नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के बच्चे एग्जाम निकाल लेंगे। फोकस रखना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट सेबी एग्जाम के लिए। सेक्शंस को याद करके नहीं होगा। अगर कोई आपको बता रहा है कि सेक्शंस और सब सेक्शंस याद कर लेंगे हमारा एग्जाम निकल जाएगा, तो आपको उनको नमस्ते कहना चाहिए और पुराने क्वेश्चंस देखने चाहिए। आपका फोकस सेबी में ऑफिसर बनना है, न कि अकाउंट्स का पेपर पास करना है। अगर आप देखेंगे कंपनीज एक्ट में तो वहां तो 7 शेड्यूल्स, 29 चैप्टर और 100 सेक्शंस हैं। आप उन्हें याद करते रहिए, एग्जाम कोई और निकाल लेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ रहे हैं अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, तो आप उसमें ये भी देखो कि क्या ICDR रेगुलेशन है, क्या अलॉटमेंट नॉर्म्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरा ICDR पढ़ लेंगे। वो क्यों है, उसका पर्पस क्या है, कैसे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जो सेबी का मैंडेट है, उस पर आपको फोकस रखना है, टू द पॉइंट रहना है अपनी तैयारी में। रिसेंटली ये टॉपिक डिस्कशन में था, DRR, DVR, यहाँ पे अमेंडमेंट किए गए। क्यों किए गए, क्यों कुछ ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया गया। आपको वो समझना है कि कौन से ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया गया, क्यों किया गया, लॉजिक क्या है उसके पीछे, रादर देन उसके लिए पेनल्टी कितनी है। पेनल्टी का अमाउंट तो चेंज होता रहता है। ये देखिए, 16 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वेर शिफ्टेड, मेड डीक्रिमिनलाइज्ड ऑफेंसेस। आत्मनिर्भर भारत, 14,000 से ज्यादा प्रोसिक्यूशंस को निकाल दिया गया कंपनीज एक्ट से, और सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो इस टाइप के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इनको समझना है आपको। और सेम अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, आज के समय के हिसाब से फिस्कल पॉलिसी, NBFC, मॉनेटरी पॉलिसी, GDP ग्रोथ और रिसेशन पे ध्यान रखना है। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो करने होंगे। मैंने आपको वीडियो के लिंक पहले ही शेयर कर दिए। नेट सेल में क्या है कि ये 6 सब्जेक्ट हैं, लेकिन एक पेपर है। किसी भी एक टॉपिक पे जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कैसे अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे आपको क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है। क्वालिटी का मतलब जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने टाइम टेबल भी डिस्कस किया। फाइनली आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, किसी की स्ट्रेटजी कॉपी नहीं कर सकते। आपको लर्न जरूर करना है। हर आदमी का यूनिक बैकग्राउंड है, यूनिक स्ट्रेंथ है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, बैंक में काम कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, कोई प्रैक्टिसिंग CA है, या कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, आर्ट्स सब्जेक्ट में UPSC की तैयारी कर रहा है। तो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आपको अलग अलग सब्जेक्ट पे ज्यादा या कम समय देना है और अपनी मंजिल पाने का रास्ता खुद ढूंढना है। और जो मैंने टाइम टेबल आपसे कहा वो आप एग्जाम डेट अनाउंस होने तक यूज कीजिए। उसके बाद तो आप खुद जान जाएंगे अपना मॉक टेस्ट स्कोर के बेस पे कि क्या आप अच्छा कर रहे हैं, क्या आप उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपको कंसाइज स्टडी मटेरियल चाहिए, जहां पे आपके पास बहुत सारे MCQs हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियोज और नोट्स हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन, 14,000 क्वेश्चन हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए जिन एक्सपर्ट फैकल्टीज की मैंने बात की, उनके साथ रेगुलर क्लासेस हैं। आप इस कोर्स के डेमो को देख सकते हैं iexambee.com पे। और प्रैक्टिस टेस्ट तो आप जरूर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। फ्री है ये सारे टेस्ट। iexambee पे लॉगिन करो। ये फेज 1 के टेस्ट हैं, और उसके अलावा आपके पास फेज 2 के भी टेस्ट हैं। जनरल स्ट्रीम के अलावा IT स्ट्रीम के भी हैं, लीगल के भी हम बनाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, और ये सारे फ्री हैं, एब्सोल्युटली फ्री। बहुत बार लोगों को यकीन नहीं आता, इसलिए बोलना पड़ता है। आपको बस प्रैक्टिस करना है iexambee.com पे। उसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं 9205524028। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।